Students, today we are going to study about carboxylic acid. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकलेक्ट करिए. हम लोग ने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, उसका प्रिपरेशन, ये सब कुछ कवर कर लिया था, राइट. नोमेनक्लेचर कवर कर लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली थी. लेकिन चैप्टर में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के अलावा हमें और क्या पढ़ना था? कार्बोक्सिलिक एसिड. यस और नो? यस मैम, पढ़ना था. तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? क्या उसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है मैम? एग्जैक्टली, उसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है. मैं जूम करती हूँ, देखिए कहाँ है कार्बोनिल ग्रुप. बताइए मुझे कहाँ है कार्बोनिल ग्रुप. ये देखो, C डबल बॉन्ड O. देखो C डबल बॉन्ड O और एक तरफ R, एक तरफ OH लगा है. यस और नो? ये R की जगह एरोमेटिक रिंग भी लग सकता है. ये एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन COOH को इकट्ठा हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं. तो कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. द कार्बोक्सिल ग्रुप इज मेड अप ऑफ कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. दोनों चीज है ना, कार्बोनिल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल जो कि OH वाला पार्ट है, राइट. समझ में आया? तो यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. समझ में आया? तो कॉमन एंड आयुपेक नेम्स हम कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का देखते हैं. तो यहाँ स्टूडेंट्स कॉमन नेम के लिए आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी. क्या? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक. तो जो पहला एक कार्बन वाला एसिड होता है उसको, कभी भी एक कार्बन वाला नोमेनक्लेचर होता है कॉमन नेम में, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्म. दो है तो एसिटिक, ओके, देन प्रोप, देन ब्यूट, देन वेल. तो इसमें क्या होगा? क्योंकि एसिड है तो फॉर्मिक एसिड, क्योंकि CH3CO है तो एसिटिक एसिड, क्योंकि CH3CH2COOH, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक एसिड. 1 2 3 4 तो क्या होगा? ब्यूट्रिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रियोइक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, है ना. ये चलते जाएगा, ये देखते जाइए आप लोग. फिर स्टीयरिक एसिड, फिर ऑक्सैलिक एसिड, है ना. देन यू हैव सक्सिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड. तो द लिस्ट गोज ऑन. तो यू ऑल हैव टू थोड़ा सा कॉमन नेम लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, है ना. जब तक लर्न नहीं करोगे ना तो फिर वो आएगा नहीं, क्योंकि आयुपेक तो रूल है. आयुपेक तो अल्केनोइक एसिड होता है. इसका नाम क्या होता है? अल्केन चेन को आप लोग लिखोगे अल्केनोइक एसिड. कॉमन नेम का रूल क्या है? एल्केनोइक एसिड लिखोगे, यानी कि एक कार्बन है तो मेथनोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक. देखो 6 कार्बन है तो हेक्सेनाइक, देन टेट्राडेकेनोइक. अब ये आप लोगों को थोड़ा इसको ओपन करना पड़ेगा. ओपन करके नोमेनक्लेचर चेक करिए, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे नोटिस करिए 2 है ना. क्या है? 2 है ना. तो क्या है? इसको क्या कहेंगे? एक ही मतलब कार्बन कार्बन अटैच है, 2 COOH ग्रुप. तो इसको हम एक्चुअली, इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, ऑक्सैलिक एसिड, है ना. और इथेन, क्योंकि मेथ एथ 2 कार्बन यानी कि एथ, और इथेन क्या होता है? इथेन 1,2 डायोइक एसिड. फिर यहाँ पे मेथ एथ प्रॉप है, ओके. याद रखना जब भी हम आयुपेक नेमिंग करते हैं तो वो कार्बन भी इंक्लूड करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है. तो मेथ एथ प्रॉप, प्रोपेन. और क्योंकि प्रोपेन पे 1,3 डायोइक एसिड है. कहाँ पे? ये 2 ओइक एसिड है ना, इस वजह से. कैसे मैम? तो यहाँ पे आप लोग ऐसे मत नोटिस करो, ऐसे नोटिस करो. ये भी COOH है, ये भी COOH है, और यहाँ पे 1 2 3 ये समझो प्रोपेन है, तो 1 पे भी
ओइक एसिड है, 3 पे भी ओइक एसिड। इसका एक स्पेशल नेमिंग है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा हटके है, ये मतलब नॉर्मल रूल से थोड़ा हटके जाता है, इसीलिए थोड़ा सा तुम लोग को एल्डिहाइड में भी मैंने ऐसे ही बताया था, जब 1 2 3 एल्डिहाइड हो तो कैसे नेमिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे भी COH तो ये हटके चला जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और 1 और 3rd पोजीशन पे 2 ओइक एसिड है, इसलिए डाइओइक एसिड। क्या? डाइओइक एसिड। समझ में आया? नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डाइओइक एसिड है, लेकिन ये मेथ एट प्रोप ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड होगा। समझ में आया है ना? ये समझ में आया ये और ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ 3 कार्बन दे दो, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, यहाँ पे 1 देखो, 1 नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 4, फर्स्ट और 4th पोजीशन पे क्या लगा है? ओइक एसिड। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि 2 ओइक एसिड है इसलिए डाइओइक एसिड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा कंपाउंड है, यस और नो? इतना बड़ा कंपाउंड है, यहाँ पे कहाँ 3 ओइक एसिड लगे, 1 2 3, लेकिन कार्बन कितने हैं? अब यहाँ पे तुम्हें मेन चेन को ही फोकस करना पड़ेगा। मेन चेन क्या है? 1 2 3 4 5। अब तुम इसको भूल जाओगी, जब 3 वाला कंडीशन हो ना स्टूडेंट्स, तो फिर इसके C को भूल जाओ, इसके C को काउंट मत करो, इसके कार्बन को काउंट मत करो, तो क्या बनेगा? मेथ एट प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि पेंटेन 1,3,5 है ना, 1 पे भी लगा है, 5 3 पे लगा है, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट थोड़ा ये तीनों नोमेनक्लेचर गड़बड़ है, तो ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। जब भी 3 वाले हैं ना, तो इस तरह फिर इसके कार्बन को भूल जाना आपको, ये रूल है, रूल समझ के पढ़ना। ठीक है, इसी तरह हेप्टेन यहाँ पे है 1,7 डाइओइक एसिड। उसी तरह ये वाला बड़ा फेमस है, ये कौन है भाई? इसका तो अलग ही है, चलता है, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, याद रखना। जैसे बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजोइक एसिड है, इसका आयुपेक नेमिंग भी बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ओके, ये आयुपेक ने छूट दी है। आयुपेक ना, मैंने कहा ना, नशे में रूल्स बना रहे थे, अपनी मर्जी से कहीं भी रूल बदल देते हैं, तो यही रूल बदला है इन्होंने, ये भी बेंजोइक एसिड है, ये भी बेंजोइक एसिड है। तो इसको हम अगर आयुपेक फिर भी तुम्हें लिखना है तो क्या लिखोगे? बेंजीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? वेरी गुड। तो आयुपेक की नेमिंग का स्टाइल क्या है? स्टाइल है अल्केनोइक एसिड, और 1 by 1 में नेमिंग करके भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिखा चुकी हो। अब ये वाला देखिए आप लोग, CH2COOH, ये इसको हम कहते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया, क्यों? क्योंकि ये जो है अब मेन चेन बन गया है ना, क्योंकि 1 2 कार्बन है ना, और बड़ा ग्रुप जब भी लग जाए, जब भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में लग जाए और 1 से ज़्यादा कार्बन हो, तो वो मेन चेन बन जाता है, और जो बेंजीन रिंग अब सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, और उसको हम जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल। क्या कहते हैं? फिनाइल। तो ये कौन से पोजीशन पे है? 1, ये होगा 2 फिनाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, मेन चेन ये है, तो 2 फिनाइल हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को सफिक्स में लिखा जाता, सॉरी प्रेफिक्स में लिखा जाता है। देखो ये मैंने प्रेफिक्स लिखा है ना, 2 फिनाइल, और क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए इथेनोइक एसिड। स्टूडेंट मैंने इसको मेन चेन कंसीडर किया है, भूलना नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 2 COOH ग्रुप लगा है इसके ऊपर, इसको हम थैलिक एसिड भी बोलते हैं, बहुत फेमस है। थैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब ये क्योंकि बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। अब ये तो बात हुई किसकी? नोमेनक्लेचर की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो स्ट्रक्चर पे स्टूडेंट्स आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर पे क्या दिख रहा है? आपको तो मैंने बताया ही है कि द कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज sp2 हाइब्रिडाइज, है ना, डबल बॉन्ड O के साथ है, तो sp2 हाइब्रिडाइज, एंड द बॉन्ड्स टू द कार्बोक्सिलिक आर प्लेनर एंड दे एग्जिबिट अ ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा है ना, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, लेकिन बॉन्ड एंगल्स आपस में 120 डिग्री होते हैं। ये थोड़ा लर्निंग पार्ट है। तो द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड हेंस मोर स्टेबल एंड लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कार्बन। तो ये लोग रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। कैसे? देखो कैसे, इन दोनों में पोलैरिटी आएगी, तो ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ, समझो जब भी डबल बॉन्ड, मैंने कहा जब सिग्मा डबल बॉन्ड लोन पेयर हो तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के 4-5 कंडीशन थे, वो याद रखो।
याद नहीं रहेगा तो रेजोनेंस के बारे में नहीं मालूम होगा आपको, 11th स्टैंडर्ड पढ़ लो। जब भी डबल बॉन्ड सिग्मा और लोन पेयर हो तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड इसके सर पे चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसके सर पे चला गया। अब जब भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन पे भी प्लस चार्ज उसको बर्दाश्त नहीं है। तो जब इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन का प्लस चार्ज चला जाएगा। कार्बन का प्लस चार्ज जब चला जाएगा, लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए दिया। क्यों दिया? इसीलिए क्योंकि इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था जब इसने अपना डबल बॉन्ड हटाया था, तो पॉजिटिव चार्ज देख के लोन पेयर तो अट्रैक्ट होगा। तो इसी को रेजोनेंस कहते हैं। ये चीज़ें चलती रहती है, इसलिए एरो रिवर्स भी चला गया, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक मैंने क्या कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मैंने क्या क्या बात कही थी आप लोगों को। ये कही थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों होता है। कैसे? अगर COOH है तो ये वाला पार्ट कार्बोनिल है और ये वाला पार्ट हाइड्रोक्सी है। ठीक है, आयुपेक नोमेनक्लेचर भी बताया था कि इसको हम अल्केनोइक एसिड बोलते हैं, है ना, ये भी हमने बताया था। अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा? कैसे पकाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को? हम पकाएंगे कैसे? कैसे पकाएंगे मैम? कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन पकाएगा मैम? केमिस्ट लोग पकाएंगे। कहाँ पे पकाएंगे? ऑब्वियसली लैब में ही पकाएंगे ना। तो बेसिकली ये एक फ्लो चार्ट आप लोग बना लो कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल्स भी बनता है। हक्का नूडल्स याद है कि नहीं है आप लोगों को? हक्का नूडल्स याद है मेरा? क्या अगर नीचे ये एसिड है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है? ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा कीटोन है। नीचे की तरफ अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये सारी चीज़ें बनेंगे। हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली एसिड बनना या अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड होगा तो वो कैसा होगा? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये ही तो तरीका है। अगर उल्टा जा रहे तो रिडक्शन से भी हमें रिडक्शन नहीं करवाना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे की तरफ है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला गेम खेला जाएगा, यानी प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन से ही हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। तो हाइड्रोकार्बन से भी ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। अगर हाइड्रोकार्बन या अल्कोहल से डायरेक्टली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए। KMnO4, Cr2O3 विथ H2SO4। सिर्फ CrO3 नहीं लेना है, Cr2O3 नहीं लेना है, बट विथ H2SO4 लेना है। तो फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ये फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ठीक है, अगर अल्डिहाइड से एसिड एक ही स्टेप नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे तुम्हें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ से आना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यहाँ से यहीं आना है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होना है। ओके, माइल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अल्काइल बेंजीन से भी हम बनाते हैं। यहाँ भी तुम KMnO4 और KOH हीट करोगे। ओके, दोनों को मिला के हीट करना है। फ्रॉम नाइट्राइल्स भी हम करेंगे। अगर हम इसका भी हम बताएंगे पूरा प्रोसेस कैसे करना है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी करेंगे, है ना। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में स्टेप अप होता है, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके हम बनाते हैं रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है। जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट में स्टेप अप क्यों प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स, मतलब जो एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा, प्रोडक्ट में एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा कंपेयर टू द रिएक्टेंट, एक्स्ट्रा होगा, इसीलिए इसको स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। एक कार्बन एक्स्ट्रा, वो मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स एंड ईस्टर्स और विद इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+। ठीक है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स भी हम बताएंगे आपको, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स। ओके, ये सारी चीज़ों से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड इन सारे प्रोसेस या स्टेप से या तरीके से बना सकते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स। मैंने कहा अल्कोहल्स यूज करोगे तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, यानी कि अल्कलीन KMnO4 एंड H3O+। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाता है? RCOH। क्या बनाता है? RCOH। और अल्डिहाइड से बनाना है तो माइल्ड वाला टॉलरेंस रिएजेंट से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अल्काइल बेंजीन से कैसे बनाए मैम?
अल्काइल बेंजीन से यहाँ पे आपको टोलुइन लेंगे, क्योंकि ये एक अल्काइल बेंजीन है, अल्काइल है और बेंजीन रिंग है, टोलुइन बोलते हैं, इसको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी हम KMnO4 बेस और हीट करेंगे। तो जब ये होता है तो सबसे पहले स्टेप पे, क्योंकि बेस है तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट तो बनता है CO- और K+ बन के उसके बाद यहाँ पे K को मतलब H3O+ क्या करता है, याद रखना आप लोग ना, ये स्टेप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जब भी H3O+ देखो तो ये वाले ग्रुप को ना पूरा वॉश करके मेन वाला ग्रुप लगा दो COOH। तो अगर डायरेक्टली भी करना तो कर लो, वरना ये स्टेप दिखा के भी ये स्टेप दिखा सकते हो। तो CO के बाद COOH बन जाता है, ठीक है, K की जगह H ले लेता है। अब नेक्स्ट वाला है इसी तरह, मैंने कहा और भी कोई अल्काइल बेंजीन भी ले सकते हो, यस ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पे प्रोपाइल बेंजीन है। अब प्रोपाइल बेंजीन यानी कि मेथ एथ प्रोप, प्रोपाइल ग्रुप है और बेंजीन रिंग लगी है ना, तो ये प्रोपाइल बेंजीन है। तो प्रोपाइल बेंजीन में वही KMnO4 KOH हीट कर दो, डायरेक्टली आंसर लिखना है तो ये चला जाएगा और COOH लग जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, तो अगेन यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको कुक बनाना है। किसको बनाना है, इसको कुक करना है। कुक वाला स्टेप जरूर होगा, तो लोग कुक वाला स्टेप हो गया और फिर कुक करके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्काइल बेंजीन को कुक करो और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। तो इसका निमोनिक क्या है, अल्काइल बेंजीन को कुक करो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, ठीक है, याद रखना ये स्टेप। तो यहाँ पे कुक करो, कुक या ये CO के, यहाँ पे आप लोग CO के लिखो, और इसलिए लिखो क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी हम लेते हैं वो स्टेप से COOK ज़रूर बनेगा। यहाँ पे रिएजेंट्स खुद से याद रखना पड़ेगा, KMnO4 KOH, K देख के याद अपने आप आ जाएगा कि KOH बेस यूज़ किया है और हीट ज़रूर करना है। कुक करो यानी कि हीट करो, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। तो अल्काइल बेंजीन को कुक करो एंड COOH बनाओ, ठीक है, इजी, डन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत फेवरेट इंग्रेडिएंट है कोई भी कंपाउंड बनाने का, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली बनाने का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहाँ भी दिख जाए समझ लो कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है, जैसे RMgX ले लिया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ड्राई ईथर के प्रेजेंट में इस डबल बॉन्ड को खोल दो। लो मैम डबल बॉन्ड को खोल दिया, एक डबल बॉन्ड रहेगा, दूसरे डबल बॉन्ड को खोलना, दोनों में से एक। क्योंकि ये क्या है, ये है क्या, इसको पहचाना आप लोगों ने, पहचाना नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको पहचाना नहीं। तो एक डबल बॉन्ड O को जैसे कि तैसे रखो, दूसरे डबल, वही तो होता है ना, हम जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हैं एक डबल बॉन्ड खुल जाता है और जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पे जब हम C डबल बॉन्ड O को खोलेंगे, एक तो डबल बॉन्ड O लगा है, लेकिन है ना, एक डबल बॉन्ड O लगा है, यहाँ पे अल्काइल चेन लगा है। अगर अल्काइल चेन तो लगेगा ही ना, क्योंकि RMgX में हमें पता होना चाहिए जो MgX वाला पार्ट है हमारा वो पॉजिटिव वाला है, डेल पॉजिटिव, और ये थोड़ा सा डेल नेगेटिव हो जाता है। तो डेल नेगेटिव किसके पास जाएगा, डेल नेगेटिव किसके पास जाता है, कार्बन के पास, सिंगल बॉन्ड बनाया। डेल नेगेटिव किसके पास गया, कार्बन के पास, सिंगल बॉन्ड बनाया। तो ये वाला पार्ट जो डेल पॉजिटिव है, यहाँ तो डबल बॉन्ड O है ही, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड खुला ना, तो यहाँ पे बचा हुआ O जो सिंगल बॉन्ड है अब OMgX बन गया, यानी कि ये इंटरमीडिएट स्टेप बन गया। समझ में आया। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, ये पूरा जब भी H3O+ है, जैसे मैंने कहा जब भी H3O+ देखो पूरे ग्रुप को उड़ा दो और जो चाहिए उसको लगा दो, जो आने वाला ग्रुप है COOH। तो ये सारा ग्रुप उड़ गया है ना, और क्या लगा हमारा RCOH। क्या लगाया हमने, सारी चीज़ों को उड़ा के क्या लगाया, RCOH, याद रखना। और जो Mg और OH, MgOH ये हमेशा प्रोडक्ट यही रहता है, ये सबके लिए कॉमन है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो, अब देखो क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बता रहे स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे कन्वर्जेंस आते हैं आप लोगों को, तो बहुत सारे कन्वर्जेंस मैं थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आप लोग को करके। जैसे मैंने कहा अभी मैं इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगी। RMgX के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ले लो
तो मैंने कहा RC डबल बॉन्ड O होता है ना। तो ये वाला स्टेप थोड़ा सा चेंज करिए, RC डबल बॉन्ड O ड्राई ईथर के प्रेजेंट में यहाँ पे लग जाता है OMgX, है ना। फिर H3O प्लस हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगा के ये सारा ग्रुप की जगह हम क्या लगाने वाले, OH लगाने वाले हैं। देखिए इसके बेसिस पे अगर आपको सम आ गया, फॉर एग्जांपल एक सम आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 कि HCHO है इन द प्रेजेंस ऑफ RMgX, तो आप लोग क्या बनाने वाले हो, सबसे पहले ये वाला स्टेप करना है ना आपको। ये वाले स्टेप में आप क्या करोगे, RMgX है ना, और HCHO है, तो इसके स्टेप का आंसर ये होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड था तो C का डबल बॉन्ड O हमने वैसे ही रखा, उसी तरह यहाँ पे भी C का डबल बॉन्ड O का खोलना है हमें, तो C के डबल बॉन्ड O को खोल दिया, वहाँ पे हमारा O के साथ क्या लगने वाला है, MgX। देखो मैंने यहाँ ऊपर लगाया, यहाँ लगाया था, और बाकी का क्या होगा, क्या क्या लगा हुआ है, R है, R लगेगा, चलो R कहाँ, यहाँ भी लगा सकते हो, वहाँ भी लगा, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। R लगा दिया, यहाँ पे क्या H है, समझो H लगा हुआ है ना, और क्या लगाना है हमें, और क्या बचा है, यहाँ पे एक H लग गया, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला स्टेप बन गया, हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगा दो, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, RCOH, ऐसे ये वाला स्टेप बनने वाला है, OH और R, ठीक है। ये हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बता रहे हैं कि क्या क्या अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। और अगर हम और भी, जैसे कि पहले हम लोग कर चुके हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर करके बहुत सारे सम्स किए थे ना। एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करके एक सम करके दिखाओ आप लोग, CH3C डबल बॉन्ड O और H। अब यहाँ पे डेल पॉजिटिव पार्ट ये हुआ और डेल नेगेटिव पार्ट ये हुआ। अगर हमने RMgX को जोड़ा इसके साथ, RMgX में डेल पॉजिटिव पार्ट ये हुआ, ये पूरा, और ये डेल नेगेटिव किसको किसके साथ जोड़ने वाले हैं आप लोग, MgX को, तो क्योंकि डेल पॉजिटिव पार्ट है तो इसके साथ जोड़ोगे, और R को इसके साथ जोड़ोगे, तो जोड़ के क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप आपका बनने क्या वाला है, नेक्स्ट स्टेप आपका बनने वाला है CH3 एज इट इज लिख देना, ये वाला पार्ट H एज इट इज लिख दिया करो, इजी हो जाएगा। C का डबल बॉन्ड O खोल दो, खुल गया, और खुलने के बाद O के साथ आपको क्या लगाना है, O के साथ MgX लगाना है, और मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बता रही हूँ कैसे बनता है प्रोडक्ट्स, ओके। H साथ में था ना, H पहले से लगाए रखो, और क्योंकि R भी है यहाँ पे तो R साथ में लगा दो, R डैश, एक R को R लिखो, दूसरे R को R डैश लिखो, तभी तो डिफरेंस समझ में आएगा। अब हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाओ, और बनेगा क्या, हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाने पे एक H आके जुड़ जाएगा और ये बनेगा CH, दोनों तरफ R लगेंगे और OH, ठीक है। तो यही इसी तरीके से हम बहुत सारे, देखो यहाँ पे तक अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, हम बता रहे बाकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। और अभी कार्बन, ये तो हुई बात कीटोन के साथ, और कीटोन नहीं, ये एल्डिहाइड के साथ ये प्रोडक्ट बनता है, और HCHO के साथ ये प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल बन रहा है ना। अब थर्ड वाला सम करके देखिए, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को यूज करना सिखा रही हूँ आप लोग को, प्रीवियस रिवीजन करवा रही हूँ, अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड बना नहीं है। अब ये एक कीटोन हुआ R डैश, अब कीटोन के साथ RMgX लगाओ, तो मैंने क्या कहा था, ये डेल पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये डेल नेगेटिव, ये जाके कहाँ जुड़ने वाला है, ये जाके कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ। यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है, डबल बॉन्ड खोल दो, डबल बॉन्ड खोलो, डबल बॉन्ड खोलने पे क्या होगा, पहले ये वाला पार्ट R ऐसे ही रख दो, डबल बॉन्ड को खोल दिया, सिंगल बॉन्ड कर दिया, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक O के साथ क्या लगा, MgX लगा, यस, है ना, और R डैश जैसे का तैसा लिखा, यस, और नीचे क्या लगेगा, एक O के साथ, मतलब डबल बॉन्ड खुल गया ना ऊपर नीचे, O MgX ऊपर लगा, R डैश इसका ऐसे ही रखा, लेकिन इसका R इसको लगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसका हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाओ, हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाने पे हमें पता है यहाँ पे क्या बनने वाला है, R3COH या CHO एल्डिहाइड बनेगा, है ना। अब फोर्थ वाला सम करके देख लो, फोर्थ वाला सम में अब तुम कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, C डबल बॉन्ड O ऐसे भी लिख सकते हो,
है ना। एक ही डबल बॉन्ड खोल के ना, इसको डेल नेगेटिव दे दो, इसको डेल पॉजिटिव दे दो। एक ही डबल बॉन्ड को ओ को खोलना है, इसके साथ आर एम जी एक्स जैसे का तैसे ले लो। आर एम जी एक्स में ये डेल पॉजिटिव हुआ, ये डेल नेगेटिव हुआ, ये पूरा पार्ट किसके साथ लगेगा, ओ के साथ लगेगा। यानी कि तुम्हें सबसे पहले डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा और ओ के साथ एम जी एक्स लगाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे क्या था, आर लगाना पड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड को खोल दिया और जो बचा हुआ डबल बॉन्ड जैसे का तैसा लिख दो। अब तुम्हारा हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाओ H3O+ की, लगाने के बाद अब तुम्हें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, समझ में आया कैसे ये स्टेप्स होते गए, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते गए, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते गए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें क्या मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिला, हमें मिला क्या, हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया। और ये एक स्टेप अप रिएक्शन है क्योंकि एक कार्बन इसमें बढ़ जाता है। तो इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ट्राई कर सकते हैं। और भी जैसे क्यों मैंने कहा ये स्टेप अप रिएक्शन है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का साथ अगर मैंने CH3MgX के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा, ठीक है, तो क्या बनेगा, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है CH3MgX, मैं डायरेक्टली ये वाला स्टेप ले रही हूँ, CH3MgX और कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारा दोनों कार्बन को जोड़ के मिलेगा, यानी कि CH3 भी रहेगा, C भी रहेगा और C, यानी कि जो रिएक्टेंट में एक ही C था, प्रोडक्ट में ये दोनों C कंबाइन करके एक और C बढ़ गया, यानी कि ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। क्या है, स्टेप अप रिएक्शन, ठीक है। और भी एग्जांपल लेना है इसका, एक और ले लीजिए, इसको एक और CH3CH2MgX ले लो, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला, प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला पार्ट जैसे का जैसा, इसके साथ C जोड़ दो, COOH जोड़ो, CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OOH। देखो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट में दो वो थे कार्बन, ये सारे जुड़ गए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला C भी जुड़ गया और COOH बना, ठीक है। तो ये एक स्टेप अप रिएक्शन है, इसके एग्जाम्पल्स आएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ एक कार्बन बस आपको बढ़ाना है, तो ये वाले सम कर लोगे, ठीक है। एक और मैं तुम लोग को कन्वर्जन बताती हूँ, बहुत इजी है, जो कि हम लोग ने 11th के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके करना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आया कि ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो यानी कि कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन हो या कन्वर्जन हो, सम दिया गया ऐसे, सम दिया गया ऐसे, ये सम कॉपी कर लीजिए और इसको तुम्हें बना हुआ है डबल बॉन्ड O इधर और OH लिया। इसको पहले तो उसको तुम लोग वैसे नॉर्मल लिख के रखो, CH3CH2 क्या होगा, Br, यानी कि ये एक अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाओ, यानी कि ड्राई ईथर और Mg मिला के इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब अब तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रही हो, ड्राई ईथर और Mg से पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2 MgBr। याद रखना, जब भी ऐसे से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो स्टेप क्या होगा, पहले हम ड्राई ईथर और Mg से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस की झाड़ू दे देंगे, उसके बाद हमें क्या बनेगा, ये सब सारे C मिला लो, CH3CH2 और COOH, एक C एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो जब भी कन्वर्जन आया डायरेक्ट इससे बनाना है, तो तुम्हें या किसी भी अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो अल्काइल हैलाइड को पहले कन्वर्ट करो, ड्राई ईथर और Mg से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगा के तुम्हें जो भी चेन है CH3CH2 उससे बस COOH लगा दो, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ में आया। इस टाइप के सम्स एग्जाम में आ रहे हैं। एक्चुअली तुम लोगों ने RX प्लस KCN का भी कन्वर्जन किया था, RX और KCN के साथ भी हमें पता है कि RX और KCN से हमें सबसे पहले RCN मिलता है, उससे हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगा के हमें RCOOH भी मिलता है। ये वाला स्टेप भी हमें मालूम है, लेकिन मैम फिर इतना लंबा चौड़ा क्यों करते हैं हम लोग कि KCN से ही क्यों ना कर लें,
लेकिन RX के साथ अगर RX के साथ प्लस Mg कर दो तो प्लस Mg और साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX बनाओ, सबसे पहले RMgX बनाओ, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ो, फिर उसको हाइड्रोलिसिस की झाड़ू लगाओ, तब भी RCOOH बनेगा। यानी कि ये दोनों स्टेप से हमें RCOOH मिल सकता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन करना मैंने तुम्हें सम सिखाया, इस टाइप के सम एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो यही है स्टेप टू यू नो हाउ टू मेक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब नेक्स्ट वाला प्रिपरेशन जो है वो है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स किया था हम लोगों ने? नहीं किया था। तो एसाइल हैलाइड्स के साथ हम लोग कैसे करते हैं? देख रहे हो आप लोग एसाइल हैलाइड्स के साथ कैसे करते हैं? यहाँ पे RCOCl लिया है ना, उसमें पानी मिलाया, RCOH बना और Cl माइनस निकल गया। बस इतनी सिंपल सी बात है, पानी मिलाओ RCHO बनाओ, एसाइल हैलाइड में पानी मिलाओ RCOH बनाओ, बस पानी मिलाओ और फाइनली RCOH बनाओ। उसी तरह बेंजोइक एनहाइड्राइड से पानी मिलाओ, बस बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सिर्फ पानी मिलाओ और प्रोडक्ट बनाओ, पानी मिलाओ और प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन एस्टर से कैसे करते हैं मैम? एस्टर से में बहुत इजी है। एस्टर से कैसे बनाते हो? सेम चीज़, आपको यहाँ पे बस H3O+ की झाड़ू लगाओ तो ये सारा ग्रुप गायब हो जाता है और COOH लग जाता है, सारा ग्रुप गायब हो जाता है और COOH लग जाता है, तो बेंजोइक एसिड हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाता है। तो दोनों केस में ग्रुप पूरा उड़ जाता है, कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को ना। अब नेक्स्ट वाला है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे बनता है स्टूडेंट्स? अगर नाइट्राइल्स का कुछ याद है तुम लोगों को कि नहीं याद है मुझे नहीं पता। नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स दोनों से बनता है। नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स में टेंशन नहीं लेना है आपको, वो भी इजी है। नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स में आपको RCN लेना है, उसके साथ H+ और OH- और पानी लेना है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि एक माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, CONH2 बन रहा है और फाइनली फिर से उसमें H+ और दो स्टेप में H+ और OH- लगा रहे हैं और फाइनली RCOH बन रहा है। तो यहाँ पे इथेनामाइड का एग्जाम्पल ले लो, इथेनॉइक एसिड बना लो और अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है। तो स्टूडेंट स्टेप याद रखोगे तो सम करना पॉसिबल है, स्टेप ही नहीं याद रखोगे तो सम कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है बेंजामाइड का, इसको भी H3O+ की झाड़ू लगा दो, COOH लगा दो, बस टेंशन खत्म। लेकिन याद रखना जब भी NH2 दिखे ना अमोनिया गैस ज़रूर लिख देना, ठीक है? तो ये कुछ स्टेप्स थे है ना प्रिपरेशन के, ये हम लोगों ने विथ नाइट्राइल्स भी कवर कर लिया है। हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है? RCOH और अमोनिया बनता है, ये वाली बात भी मैंने RCN से कैसे बनता है ये बता दिया है। पहले वाले स्टेप में, इंटरमीडिएट स्टेप पे NH2 पहले लगता है ना, और फिर RCOH और अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है, ये वाली चीज़ भी मैंने बता दी है। एग्जाम्पल्स भी उसके दिखा दिया आप लोगों को, है ना? तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिफैक्टिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं 9 कार्बन तक, दे आर कलरलेस लिक्विड्स। व्हाट आर दे? कलरलेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर विथ अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत बदबू टाइप आती है। जो हायर एसिड्स होते हैं ना वो वैक्स लाइक होते हैं, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनिशियली जो कार्बन होते हैं लिक्विड में होते हैं, फिर धीरे धीरे सॉलिड में हो जाते हैं ना। अब एकदम छोटे वाले कार्बन तो बिल्कुल मीथेन इथेन तो गैस ही होता ना, इसी तरह यहाँ भी वही केस है, हर कार्बन के ग्रुप वाले यही केस है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एल्कोहल्स। वाह, ये क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर तुम सेम मॉलिक्यूलर मास का अल्डिहाइड ले
सेम मॉलिक्यूलर मास का कीटोन लो, सेम मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल ले लो, या सेम मॉलिक्यूलर मास का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके और इस वजह से क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो वो सोल्यूबल भी, हमेशा सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के याद रखना कि हायर बॉइलिंग पॉइंट है, इनकी सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होगी। उसी तरह द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितनी, मैंने ये भी बताया था, जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बनाना मुश्किल हो जाता है ना। और बेंजोइक एसिड इज नियरली इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट ऑल्सो सोल्यूबल इन हॉट वाटर, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। सो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये डाइमर की फॉर्म में वेपर इन द वेपर स्टेज और एप्रोल, इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट आप लोगों को बताती हूँ। सो हियर इज दिस ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, कुछ भी बोलो, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू ले लो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ भी क्लीवेज हो सकता है, O और H के बीच में भी क्लीवेज हो सकता है, और यहाँ देखो, यहाँ रखना, O और H के बीच में क्लीवेज हो सकता है, COOH में यहाँ क्लीवेज हो सकता है, यहाँ भी क्लीवेज हो सकता है, C और O के बॉन्ड के बीच में भी हो सकता है, O और H, ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। तो O और H के बॉन्ड में जब क्लीवेज होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली H निकला, मतलब एसिडिटी डिसाइड हो रहा है, जितना H निकला उतनी अच्छी एसिडिटी है ना, तो वो एसिडिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे इसमें। क्लीवेज और CO बॉन्ड का, C और O के बीच में अगर क्लीवेज हो रहा है या टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? वहाँ पे हम डेफिनेटली क्या पढ़ेंगे? वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे ये बॉन्ड टूट के क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। एनहाइड्राइड बनेगा, स्टरिफिकेशन वाला वो पूरा होगा रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2, ये सब पूरे पहले भी अल्कोहल में कर चुके हो तुम लोग। एंड रिएक्शन विद अमोनिया, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्लीवेज और CO बॉन्ड से होने वाली है। ओके, देन यू हैव केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। ठीक है, COOH ग्रुप ही से क्या केमिकल रिएक्शन हो सकता है? रिडक्शन भी हो सकता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है। रिडक्शन भी हो सकता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हक्का नूडल्स याद है, उल्टा जाओगे तो रिड्यूस करके हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, कीटोन कैसे, ये सब कैसे बना सकते हैं ये हम बताएंगे। डीकार्बोक्सिलेशन बताएंगे, है ना, ये पूरा बताएंगे। फिर मैं अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शंस भी बताऊंगी और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो वन बाय वन लेट अस डिस्कस। तो जैसे मैंने कहा, एक कार्बोनिल ग्रुप का कौन कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है? एक ये क्लीवेज हो सकता है O और H के बीच में, इसको क्या कहेंगे? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग? क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। क्या कह सकते हैं? समझ में आया? डन। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर कैसे डिसाइड होता है कि OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाए तो क्या होता है? देखो, जब O और H के बॉन्ड के बीच में जब क्लीवेज होता है स्टूडेंट्स, तो होता क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलेट आयन तो बनेगा ही बनेगा और H+ रिलीज होगा ही होगा, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इस वजह से क्योंकि इनके बीच में पोलैरिटी आ जाती है और इजीली H को निकाल देते हैं, इजीली H को टाटा बाय बाय करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहिए। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड। तो रीजन क्या दोगे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड दे आयोनाइज टू गिव हाइड्रोजन आयन्स एंड हेंस बिहेव लाइक एसिड। डन। अगर गिव रीजन आए तो ये रीजन आप लोग बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। मूविंग फर्दर, तो रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में क्या क्या आप लोग लिख सकते हो?
तो RCOOH और NaOH यानी कि जब ये क्लीवेज हो जाएगा, ये तो एसिड बना, तो कोई बेस अगर एसिड से जुड़ेगा तो डेफिनेटली सॉल्ट बनेगा। सोडियम का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना कि नहीं, क्योंकि H निकलेगा तो RCOO के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा और Na उससे जुड़ जाएगा, Na+, ये बना सॉल्ट। और H2O, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये हम बचपन से पढ़ते आए। उसी तरह RCOH के बाद सिर्फ सोडियम से भी रिएक्शन हो जाता है, सिर्फ सोडियम से रिएक्ट करोगे RCOO माइनस Na+ बनेगा और प्रोडक्ट में क्योंकि Na के साथ O नहीं है, OH नहीं है, तो पानी नहीं निकलेगा, सिर्फ H2 गैस निकलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर RCOH के साथ NaHCO3 माइनस, तो HCO3 माइनस हमारा नेगेटिव पार्ट होगा और Na हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा। Na हमारा किससे जुड़ेगा, RCOO माइनस Na+ बनेगा, H2O भी निकलेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। तो तीनों रिएक्शन स्टूडेंट्स आप लोगों को ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड आना चाहिए। अब मैम अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिडिटी पे? जी हाँ, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द कार्बोक्सिलिक एसिड डेफिनेटली पड़ता है। कैसे पड़ता है, हमेशा याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड पे या कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है उस पर एक इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगाओ या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। मैंने पूरे एग्जाम्पल्स आप लोग को इनिशियली दिए थे, है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो ग्रुप को, जैसे अल्काइल ग्रुप वगैरह, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ओके, देते हैं। यहाँ पे NO2 वगैरह लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन, देखो ECOH के साथ अगर मैं NO2 लगाऊं इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये ऑक्सीजन प्रेशर फील कर रहा है। तो ये क्या सोच रहा है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर नहीं करूँगा, तो निकल, पतली गली से निकल। इसीलिए एसिडिटी क्या बढ़ जाएगी? एसिडिटी बढ़ जाएगी। इस केस में एसिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि H इजीली निकल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे मिथाइल है या इथाइल है, ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करता है, सप्लाई कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये बेचारा सोचता है मेरे पास ऑलरेडी इतना इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे पास ऑलरेडी इतना C2H5 ले लो या कोई भी ग्रुप ले लो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इस H को क्यों निकालूं, इसको भी मैं दे देता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ। घर में अगर इनफ रूम्स है तो हम मेहमानों को रखने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऑलरेडी रूम नहीं है और ज़बरदस्ती मेहमान है तो हम इसको भगाने की जो है वो लोगों को भगाने की सोचेंगे। तो यह हाइड्रोजन को हम भगाने की नहीं सोचेंगे, इस वजह से एसिडिटी घटेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिटी घटती है बिकॉज इट destabilizes the carboxylate and weakens the acidity. Whereas electron withdrawing group stabilizes the carboxylate ion and strengthens the acid character or acidity. तो अगर ये क्वेश्चन आया इनमें से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड है, देखो ये इसके साथ भी COH है, इसके साथ भी COH है, इसके साथ भी CH है, लेकिन यहाँ पे CH2 और I लगा है, यहाँ पे CH2 और Br लगा है, यहाँ पे CH3 और Cl लगा है, यहाँ पे F और CH2 लगा है। यानी कि ये F तुम्हें पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या है, विद्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो कार्बन को और गरीब बना रहा है, ऑक्सीजन को बहुत गरीब बना रहा है, वो अपना H+ भगाएगा और इस वजह से ये अच्छा एसिड बनेगा। ठीक है, तो समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट बुक पे भी ऐसे दिया गया होगा, और भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे COH लगा है यहाँ पे। अब यहाँ को रिंग है, रिंग के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन, रिंग वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, रिंग के साथ COH है, कोई इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो वो रिंग को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा कि क्या करेगा? वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल मैंने कहा NO2 है, COH है, COR, ये सब इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये क्या करेंगे, ये एसिडिटी को ऑब्वियसली क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एसिडिक करेंगे, मोर एसिडिक। और लेकिन इनर्टेंट डोनेटिंग ग्रुप एग्जाम्पल लाइक मिथाइल, अगर मिथाइल इसके साथ लग गया और एक के साथ 2-3 मिथाइल और लग गए तो वो एसिडिटी को घटाते हैं। तो अगर इन तीनों एग्जाम्पल आ गया, COH CH3 है और COH है और यहाँ पे COH Na2 है, तुम्हें पता है CH3 एक इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है,
NO2 एक इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं, तो किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी? और COH, यहाँ पे सिर्फ COH है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सबसे ज़्यादा NO2 की होगी। उसके बाद COH की होगी, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विद्रॉइंग दोनों नहीं लगा, तो ये थोड़ा मिडल में आ जाएगा। और सबसे आखिरी जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा COH CH3 के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगी है और वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए वो अपना H को हटाना नहीं पसंद करेगा। तो समझ में आया? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ गया, कैसे जजमेंट करना है, समझ में आया? वेरी गुड। अब कुछ स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा डेटा बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू नो स्ट्रॉन्ग एसिड से। उसमें हम ना pKa वैल्यू को जज करते हैं। क्या? pKa वैल्यू है ना, तो ये हम ना दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कुछ नहीं, ये सब आपको ना भी याद रखो चलेगा। यहाँ पे दिया RCOH प्लस वाटर, RCO माइनस और H3O प्लस देते हैं, और Ka को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय RCO है, ये फॉर्मूला है। इसको आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखना है, जितना वैल्यू K का स्ट्रॉन्गर द एसिड विल बी, Ka का वैल्यू जितना होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिडिटी होगा, यानी कि Ka का जो भी हम आंसर आता है जितना वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और उसी का छोटा वैल्यू pKa है। तो pKa जो होता है, मतलब Ka को छोटा वैल्यू को pKa बोलते हैं, मतलब वही लॉग फाइंड आउट करते हैं ना pKa, तो उसका जो लॉग जो होता है उसको pKa का अगर छोटा वैल्यू फाइंड आउट करना है Ka का, तो उसको माइनस लॉग Ka होता है। अब बस इतना याद रखना है तुम लोगों को, ये सारी चीज़ें भूल के इतना याद रखना है कि जितना स्मॉलर pKa का वैल्यू होगा, ओके, उतना स्ट्रॉन्गर एसिडिटी होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव pKa वैल्यू स्पेशली लेस देन 1, एंड जो एसिड विद pKa वैल्यू 1 and 5 के बीच में है, 1 and 5 के बीच में अगर वैल्यू है किसका? pKa, तो दे आर कंसिडर्ड एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड। मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने क्या क्या कहा? अगर pKa का वैल्यू लेस देन 1 है तो वीक एसिड, अगर pKa का वैल्यू 1 से 5 के बीच में है तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, और pKa वैल्यू अगर मोर देन 5 है, यानी कि मोर देन 5 या 15 के बीच में है, ओके, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। pKa की वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो pKa फाइंड आउट नहीं करना, बस याद रखना है कि ऐसे pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। जितना ज़्यादा pKa की वैल्यू होगी, ओके, अगर pKa की वैल्यू 5 and 15 के बीच में एक्सट्रीमली वीक एसिड होगा, एक्सट्रीमली वीक एसिड होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे उल्टा लिखना है आपको, क्योंकि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा वैल्यू pKa का उतना, ये बीच वाला ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लिखना है आपको। यहाँ पे ये चीज़ करेक्शन करो, मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिटी कम होगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी ज़्यादा, ये याद रखना, ये वाला याद रखो तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर एसिड देन मिनरल एसिड बट स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख सकते हो आप लोग? कंक्लूजन ये लिख दो, सब मैं वापस से लिखती हूँ आपको। pKa वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो द एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और मैंने क्या बताया था, कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ, pKa वैल्यू अगर 1 and 5 के बीच में है तो मॉडरेट एसिड, अगर pKa वैल्यू ग्रेटर देन या 5 and 15 के बीच में है तो दे आर वीक एसिड्स। यानी कि कंक्लूजन क्या हुआ, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो तो खैर वीकर देन, कार्बोलिक एसिड आर वीकर देन व्हाट? वीकर देन मिनरल एसिड, जो भी मिनरल एसिड्स होते हैं, बट स्ट्रॉन्गर देन what? They are stronger than alcohols and phenol. They are stronger than alcohols and phenols. याद रखना, और उसको तुम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करोगे मैंने बता दिया, ठीक है। मूविंग फर्दर, लेट अस गो टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। यानी कि
C और O के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बीच में CO या COH ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, यहाँ के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बीच में क्लीवेज होगा तो क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या स्टूडेंट्स? नाम में छुपा है एनहाइड्राइड, यानी कि पानी निकालना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और उनमें से पानी को निकालना है। देखो तुमने 2 मोल्स ऑफ COOH लिया, COOH आपस में ऐसे रखो, दोनों के ऐसे रखो, उसमें से एक से पानी निकालो तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखो प्रोडक्ट क्या बना, मैंने OO साथ में लिखा और एक O इसका बचा, वो आपस में जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे, क्योंकि 2 कार्बन इसलिए एथेनोइक एनहाइड्राइड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम पानी निकालते हैं उसी को हम कहते हैं क्या? इसके आपस में एक सिंगल बॉन्ड दे देना, एथेनोइक क्या? एनहाइड्राइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स और ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया है। देखो यहाँ पे दिया है CH3COOH, एक और यूनिट CH3COOH, और आपस में हमने क्या किया? इन दोनों के बीच में से पानी निकाला, एक O बचा है, एक O से दोनों यूनिट को जोड़ दो और पानी निकाला है, इसलिए H2O को अलग कर दो, इसी को हम इथेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। एक और रिएक्शन आपका था रिएक्शन विद मेटल्स, अल्कलीज एंड बाइकार्बोनेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कलीज मेटल्स? देखो मेटल से भी, अल्कली से बाइकार्बोनेट, ये भी मैंने पहले दिखा दिया था आपको रिएक्शन। नेक्स्ट है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेरिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब एस्टर्स बनते हैं, ये सुनो। तो एस्टेरिफिकेशन करना क्या है तुम्हें? कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और HOR लेना है ना, एस्टर लेना है। तो जब तुमने लिया इसको ROH लेना है, अल्कोहल लेना है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लेना है, उसमें से पानी निकालना है। पानी निकाला? हाँ मैम निकाला और आपस में जोड़ देना, OR जोड़ दो C। ओके, कुछ नहीं है, कितना भी बड़ा ग्रुप हो तुम्हें क्लीवेज यहीं से करना है, C से ही करना है, ठीक है? क्योंकि हमने पढ़ी ये रहे हैं, C और OH के बीच में क्लीवेज ही तो पढ़ रहे हैं। इसको जब यहाँ पे R कितना भी लंबा होने दो, क्लीवेज यहीं से करना, अच्छा क्लीवेज यहीं से करना OH की तरफ से, और इसका क्लीवेज ROH का H से क्लीवेज करना, ROH का H का क्लीवेज करना, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कंपाउंड होगा उसका COH से क्लीवेज। तो ये कितना भी बड़ा, भी मैं और एग्जांपल्स दूंगी आप लोगों को। एस्टर बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा, जैसे ये वाला पार्ट जैसे का तैसा है, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा? पानी निकाला, OR आके जुड़ गया और पानी निकल गया। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड स्टेरिफिकेशन इंक्रीजेस टर्शरी अल्कोहल से ज़्यादा सेकेंडरी अल्कोहल का है, फिर उसका प्राइमरी और मिथेनॉल का सबसे ऑब्वियसली ना। उसी तरह सिमिलैरिटी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के कैसे होगा? R3COH मतलब ये एग्जाम्पल्स बताती हूँ आप लोगों को, तब आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो आप लोग एग्जाम्पल पे फोकस करिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। एग्जाम्पल्स तो नहीं, अच्छा पहले हम लोग ये रिएक्शंस कर ले, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। तो खैर और भी रिएक्शंस हैं, ये वाला चाहे तो तुमको मैं पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस क्यों? कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ऑब्वियसली जिसके पास अल्काइल ग्रुप कम होगा ना, वो तो मैंने कहा ना, अल्काइल ग्रुप जितने कम होंगे वो इजीली रिएक्टिव होंगे। भीड़ कम है ना, जैसे जैसे भीड़ बढ़ते जाएगी रिएक्टिविटी क्यों वो शो करेगा? नहीं शो करेगा। ये लॉजिक रखो, हमेशा मैंने ये कहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर याद रखना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया था? हम लोगों ने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड किया था। फिर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड में हम लोगों ने 2-3 रिएक्शंस देखे थे, उसमें हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड देखा था, स्टेरिफिकेशन देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ PCl5, PCl3 एंड SOCl2। अब ये PCl5 याद है तुम लोगों को? भूल गए? याद होगा ना, जो अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा था, PCl5, PCl3, SOCl2। और मैंने कहा था सबसे बेस्ट रिएक्शन ये होता है, क्यों? क्योंकि SOCl2 में जो प्रोडक्ट बनता है RCOCl है और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस उड़ जाता है। तो यानी कि हमें मिलता क्या है? मिलता है एक प्योर प्रोडक्ट, है ना। देखो RCOCl यानी कि हमें एक
क्या बन रहा है, प्योर प्रोडक्ट मिल रहा है ना। उसी तरह RCOH PCl5 में RCOCl PCOCl3 और HCl, एक क्लोरीन इधर गया Cl5 का, एक क्लोरीन इधर गया, 5 थे ना, 3 इसके, एक इसके, एक इसको दे दिया। अब RCOH तो क्लीवेज यहाँ पे करिए ना आप लोग, क्लीवेज करना है C और O के बीच में। क्लीवेज किया, देखो यहाँ क्लीवेज किया, यहाँ क्लीवेज किया, जहाँ जहाँ क्लीवेज किया वहाँ वहाँ इसको जोड़ दिया, इसमें से एक Cl इसको जोड़ दिया, इसमें से एक Cl इसको यहाँ पे जोड़ दिया, देखो प्रोडक्ट मिल गया। इसमें से भी एक Cl यहाँ पे एक एक Cl जोड़ दिया, है ना, याद है? ओके, वेरी गुड। और बाकी के जो बाई प्रोडक्ट्स तुम लोगों को देखो, ये अल्केन, हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में भी पढ़ रहे हो तुम लोग, ये तुम लोग अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ते हो, तो इसको तो भूल ही नहीं सकते तुम लोग। तो थायोनिल क्लोराइड का जो यूज है इज प्रिफर्ड एज द बाई प्रोडक्ट्स आर गैशियस एंड दे एस्केप इजीली फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, कुछ झंझट करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया स्टूडेंट्स क्या है? जब भी रिएक्शन विथ अमोनिया, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस की तरह काम करता है, एक सॉल्ट जरूर बनेगा, उसका नाम है अमोनियम एसीटेट। तो H को हटाओ और ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस है, तो ये जो H है इसी के साथ जुड़ जाता है, NH4 प्लस बन जाता है ना, अमोनियम एसीटेट। अब इसमें से पानी निकालो, पानी निकालो, H2O निकाल दो, जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे एक H निकल गया तो क्या बनेगा, CH3COO, एक H निकालो, H2 दो H निकालो, H से 2 H निकालो तो NH2 ही तो बचा, और इसमें से एक O निकालो, इसका एक निकालो, इसके 2 H निकालो, क्या बचेगा, -2H और एक O, तो H2O निकल गया और CH3CON, एक एसिटमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिटमाइड। ठीक है, उसी तरह COH और अमोनिया को जोड़ के अमोनिया बेंजोएट सॉल्ट बनेगा। फिर इसमें से 2 H निकालो और इसमें से एक O निकालो तो बनेगा CONH2, यानी कि बेंजामाइड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजामाइड। इसी तरह और भी रिएक्शंस है, जैसे मैंने कहा थैलिक एसिड के साथ अमोनिया को जोड़ो तो क्या बनेगा, अमोनियम थैलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको CO माइनस है, ये माइनस है, HH निकाल दो, NH3 का NH4 बना के यहाँ पे दोनों तरफ जोड़ दो। जोड़ने के बाद यहाँ से 2 H निकालो, -2H, और यहाँ से O निकाल दो, तो बचेगा क्या, एक O बचेगा और NH2 इसको थैलामाइड कहते हैं। इसको मैं थैला रिएक्शन कहती हूँ, थैली रिएक्शन। क्यों थैली? क्योंकि बच्चे ये नाम भूल जाते हैं। थैलिक एसिड से अमोनियम थैलेट बना, फिर थैलेट से फिर थैलामाइड बना। थैला बोलो या थैला रिएक्शन ऐसे। थैलिक एसिड से क्या बना, अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट कैसे बनता है मैंने बताया, थैली से थैला बना, थैला से थैलामाइड बना, पानी निकल गया, ऑब्वियसली पानी निकला, H2O निकला, 2 H इधर से निकले दोनों से, और थैलामाइड बना। अब फाइनली जब इससे भी अमोनिया भी निकले, क्योंकि अमोनिया एक बाई प्रोडक्ट रहता है, अमोनिया भी निकल जाता है तो थैलामाइड, यानी कि थैली से थैला बना, थैला से थैलामाइड बना, थैलामाइड से फिर थैली बना। तो थैला रिएक्शन बोल दो उसको, थैली जैसे आपको बोलना वैसे बोलो, लेकिन थैला ज़रूर इम्पॉर्टेंट है और आता भी है एग्जाम में, तो ज़रूर पढ़ो। तो यहाँ पे मैंने अब तक रिएक्शंस क्लीवेज 2 तरीके से क्लीवेज किए थे, है ना, O और H के बीच में क्लीवेज किया था, और मैंने किसके बीच में क्लीवेज किया था, मैंने क्लीवेज O और H के बीच में किया था। और तो अभी तक हम लोग ने क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड किया, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के सारे रिएक्शंस किए, फिर हमने केमिकल रिएक्शंस अब हमें करना है इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। चलो आओ करते हैं केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। तो यहाँ पे कितने रिएक्शंस है, सबसे पहला है रिडक्शन, उसके अंडर, और डिकार्बोक्सिलेशन। 2 चीज़ें थी, रिडक्शन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। रिडक्शन कुछ नहीं, तुम्हें ये COOH को रिड्यूस करेगा। अगर अल्कोहल बनाना, हक्कल नूडल्स याद है, बार वही मैं बोलती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से तुम्हें अल्कोहल बनाना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा ना, LiLH4, याद आया? ओके, और B2H6 भी यूज कर सकते हो, और बनेगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है मैम? देखो, जब भी तुम सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे ना, उसको हीट करो, देखो तुम्हें रिएक्टेंट्स या रिएजेंट्स को याद रखना पड़ता है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हीट करना,
तुम्हें डायरेक्टली एक अल्केन बनेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से तुम्हें अल्केन बनाना है, एक हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सोडियम के सॉल्ट को लेना पड़ेगा, NaOH को लेना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करके RH बनाना, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, उसका रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने 11th में कर चुके हैं, मैं बस एक रिवीजन करवा देती हूँ। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, याद रखना ये वाला पार्ट तो माइनस हो जाता है, ये पूरा CO क्योंकि H निकल जाता है ना, तो CH3CO माइनस बना, और K प्लस भी हमें क्योंकि KOH होता है ना हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में, KOH रहेगा तो वहाँ से K प्लस निकला। अब क्या होता है, जो CH3CO माइनस होता है वो क्या करेगा, उससे 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली वो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे, और CH3 जब वो निकलेंगे बाबा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा है, एनोड के पास ही जाएगा ना नेगेटिव वाला पार्ट, और पॉजिटिव वाला K प्लस कैथोड के पास जाएगा। एनोड के पास जो जाएगा वो अपना नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज करेगा और CH3CO बनेगा। ये CH3O आप क्या होता है पता है, ये खुद CH3 जुड़ के क्या बनेगा, एक अल्केन बनेगा, और यानी कि अल्केन हम डीकार्बोक्सिलेशन से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसीलिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और कैथोड से हमें कोई उतना मतलब है नहीं, कैथोड पे K जाएगा, K प्लस ऑब्वियसली प्लस है इसलिए जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके K बनेगा, 2K बनेगा, और उसमें क्योंकि पानी होता ही है इलेक्ट्रोलिसिस में, KOH बन के हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, अंडरस्टूड, गुड। अब मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप। व्हाट आर अल्काइल ग्रुप अगेन स्टूडेंट्स, अल्काइल ग्रुप भूल गए? अल्काइल ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सिलिक, ये देखो ये COH है, ये CH2 एक अल्काइल ग्रुप है, और इसके साथ X2 मिलाते हैं। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स, क्या बना है, RCH अल्फा पोजीशन पे जो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा मैंने देखो, अभी मैं इस पर डीप नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ही आप लोग को अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया कि कैसे अल्फा कार्बन होते हैं, उसी पे जो हाइड्रोजन लगे हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अब क्या हो रहा है कि CH3COH पे Cl2 जो लग रहा है वो लगेगा, कहाँ लगेगा, CH, ये देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा वही तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसका एक अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आके लग जाएगा, लग गया, और बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस एंड रेड फॉस्फरस। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर एक और क्लोरीन लगाना है तो एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, और मतलब हर स्टेप पे हाइड्रोजन HCl मतलब HCl वाला पार्ट निकल जाएगा, है ना, मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन लगा तो हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ तो हाइड्रोजन हटाओ, और नेक्स्ट स्टेप पे, इस स्टेप पे याद रखना 2 Cl दिखेंगे तुम्हें, एक नहीं, फिर से रेड फॉस्फरस क्लोरीन Cl2 लगा, फिर HCl निकल जाएगा, और HCl क्यों निकल जाएगा, क्योंकि एक Cl ज्वाइंट होगा, एक Cl H के साथ निकल जाएगा। तो ये हमारा जो रिएक्शन था हम लोगों को याद होना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप रिएक्शन है, और यहाँ पे अगेन Cl2 और रेड फॉस्फरस के प्रेजेंस से फिर से Cl3 यानी कि पूरा Cl3 जुड़ा है, जब तक पूरा H सब्स्टिट्यूट नहीं आया, H 3 थे, और फाइनल स्टेप में भी 3 क्लोरीन ऐड होने के लिए 3 स्टेप में Cl2 और P और -HCl आपको दिखाना है, बस सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजेनेटेड एट अल्फा पोजिशन, ये अल्फा पोजिशन है ना, ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस टू गिव अल्फा हेलो, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अल्फा हेलो, और क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्या बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, समझ में आया कैसे बने अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन का नेम रिएक्शन है ये, इस नेम रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। क्या है? हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। याद रखना, हेल्स और हेलो
हेल और हेलो, तो बनने क्या वाला है, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ना। तो याद रखना कि हेल में कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, तो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना। हेल में जहन्नम में क्या क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हेलो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हेल में है। तो हेल बोलार जेलेंस्की रिएक्शन में बनने क्या वाला है, हेलो कार्बोक्सिलिक अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम रिएक्शन क्या है, हेल बोलार जेलेंस्की रिएक्शन। अब नेक्स्ट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स बहुत ही कॉमन है, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पूरा ग्रुप जो होता है ना, उसके साथ अगर हम H2SO4 मिलाएंगे तो HSO4 जो है, ये देखो देखो SO3+ जो है और H+ मिलके ही H2SO4 बनते हैं। जो SO3H जो है वो जाके जुड़ता है, इसको क्या कहते हैं हम, क्योंकि मेटा पोजीशन पर जुड़ता है इसलिए मेटा कार्बोक्सिलिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है, सल्फोनिक ग्रुप है और ये एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक मेटा पोजीशन, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ये सल्फोनिक एसिड है और ये कार्बोक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सी। ओके तो मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोन, तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम प्रायोरिटी सल्फोनिक एसिड को दे रहे हैं और मेटा पोजीशन पे कार्बोक्सिक लिख रहे हैं। तो मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पानी निकल जाता है। उसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों मिला के, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप, कौन सा, NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप लगेगा मेटा पोजीशन पे लगेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो यहीं पे रहेगा, बस मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है ना, मेटा पोजीशन पे लगते हैं और पानी रिलीज हो जाएगा। सो बेंजोइक एसिड और अदर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग and aluminum chloride or ferric chloride, their Lewis acid gets bonded to the carboxylic group, इसीलिए वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है, क्योंकि उसमें हम Al2C3Cl3 Al2Cl3 को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो Cl जो है वो आके इससे जुड़ के रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत डीएक्टिवेटिंग होता है, अल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड दे गेट बॉन्डेड, सॉरी वो जाके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही जुड़ जाता है, इसलिए ये वाला रिएक्शन वो शो नहीं करता, इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं है। अब टेस्ट बच्चे सिर्फ टेस्ट क्या, जैसे हमने अल्डिहाइड्स पे टेस्ट किए थे उसी तरह फॉर्मिक एसिड पे भी बहुत सारे टेस्ट हैं। फॉर्मिक एसिड जो होता है, अगर हम फॉर्मिक एसिड को एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ Na2CO और NaHCO3 मिल जाए तो फॉर्मिक एसिड कन्फर्म है। फिर फॉर्मिक एसिड गिव सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ पे सिल्वर मिरर बनता है, तो टॉलेंस रिएजेंट से भी ये सिल्वर मिरर बनता है। फिर फॉर्मिक एसिड गिव रेड ब्राउन विथ फेलिंग सोल्यूशन, तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट भी वो शो करता है, फेलिंग सोल्यूशन, ये सब डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड भी ये रिएक्शन शो करते हैं अल्डिहाइड के अलावा भी। तो फॉर्मिक एसिड जो है डी कलराइज पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 पिंक कलर का होता है, तो उसको डी कलराइज करके K2SO4 जो मतलब जो सॉल्यूशन बनता है रिएक्शन के बाद डी कलराइज होता है, मतलब पिंक से वो कलरलेस हो जाता है। ओके, फॉर्मिक एसिड गिव वाइट प्रेसिपिटेट देन ग्रे प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विथ HgCl2, ये फाइनल रिएक्शन था आपका। रिएक्शंस भी दिए गए और ये टेस्ट के अंडर आता है। यूजेस तो आप लोग को आ नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक ऑलमोस्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स पार्ट बाकी है, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। कोई डाउट है आप लोग मुझे ज़रूर कंफर्म कर सकते हो। थैंक यू।